भाई इस एसआईआर को लेकर भी तो विपक्ष के मन में इतनी सारी शंकाएं हैं। जिस एसआईआर के लिए आप कह रहे हैं कि कम से कम उसके जरिए घुसपैठिए तो इस देश के सामने आ गए, वो खुद देश को छोड़कर भाग रहे हैं। इसी एसआईआर पर विपक्ष आज भी सवाल पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बावजूद भी कि जिन लोगों के नाम कटे, अगर उनमें से एक भी भारतीय हुआ तो क्या ये उनके अधिकारों का हनन नहीं है? क्या इस बात का जवाब बीजेपी देगी या इस बात का जवाब सरकार देगी कि उनके साथ गलत हुआ कि नहीं? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद अब बोलने का कोई भी अधिकार विपक्ष को नहीं रह जाता है। एसआईआर क्या था? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सिर्फ ये चेक ही तो करना है कि भाई कौन है। जैसे आपको बात बताएं, इसमें जो घपलेबाजी हुई तो क्या हुई, इनको क्या प्रॉब्लम थी? आके आप आए, जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, बंगाल के किसी गांव में जब आता था कोई बांग्लादेश से घुसपैठ होगी, गांव में तो पता लग जाता था ना कि ये बाहरी है। गांव तो छोटी यूनिट होती है। आपके मोहल्ले में कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए, आपको तुरंत पता लगता है कि मेरी गली में ये आदमी तो नहीं था, ये अभी दिखाई पड़ रहा है। तो उल्टा क्या होना चाहिए था? बताना चाहिए था कि एक फॉरेनर आ गया। उल्टा वहां उनकी सरकार थी, फटाफट प्रधान लोग उनको सर्टिफिकेट बनाते थे, आधार बनाते थे और उनको कुछ ही महीनों में लेजिटिमाइज कर देते थे। होना यह चाहिए था कि उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए था, और लेजिटिमाइज होते होते वो लोग वोटर बन जाते थे, क्योंकि इनको लगता था कि हमारे वोटर बन के रहेंगे। अब एसआईआर में क्या हुआ? ये कहा गया भाई कागज तो ठीक है, पर लास्ट एसआईआर कब हुआ था? 2003 में। तो आपको बताना पड़ेगा कि 2003 में आप वोटर थे या नहीं। यदि आप वोटर नहीं थे तो आपके परिवार का कोई व्यक्ति वोटर था या नहीं? माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ फूफा कुछ तो रहे होंगे ना, बाबा। अगर आपका कोई भी परिवार का व्यक्ति है 2003 यानी 22-23 साल पहले वोटर लिस्ट में, तो कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है फिर तो संदेह उत्पन्न होता है कि फर्स्ट टाइमर बने हुए ऐसे भी वोटर हैं जो 67 साल के हैं, 68 साल के हैं और पहली बार वोटर बने। तो भाई साहब, ये पिछले 60-62 साल से वो क्या कर रहे थे या कहां से अवतरित हुए हैं, ये सारी बातें तो गंभीर थी। और इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में बहुत स्पष्ट कहा है कि निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराने की प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक था, और जो भी हुआ है वो विधि सम्मत हुआ है। मगर विपक्ष के सामने समस्या यह है, मैं एक दूसरी बात करना चाहता हूं। ये कहते हैं एसआईआर की वजह से हार गए। यहां पे यंग बच्चे बैठे हुए हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। एग्जाम में कोई कहे कि मेरी कॉपी सही नहीं जची, तो इतना तो होना चाहिए कि उसने पढ़ाई ढंग से की हो, पढ़ाई करते हुए दिखाई पड़ना चाहिए। एग्जाम में उसने पूरी कॉपी भर के सबमिट किया होना चाहिए। यह बताइए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने कितनी मेहनत की चुनाव में? अमित शाह जी ने कहा मैं 25 दिन बंगाल में रहूंगा। राहुल गांधी कितने दिन बंगाल में थे? चलिए बंगाल छोड़ दीजिए, बंगाल में कहेंगे हमारी स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। असम में आप मुख्य विपक्षी दल थे, कितने दिन थे असम में? केरल में तो बाई चांस आपकी बाई डिफॉल्ट सरकार आ गई, कितने दिन थे केरल में? बल्कि चुनाव के दौरान आप वियतनाम से लेकर कार निकोबार घूम रहे हैं। चलिए, हमारे यहां आपने देखा होगा रेगुलर लेवल पे बूथ लेवल वर्कर्स के सम्मेलन, शक्ति केंद्र यानी 4-5 जो बूथ होते हैं उनके लेवल वर्कर्स के सम्मेलन, मंडल स्तर के वर्कर्स के सम्मेलन सभी बड़े नेताओं ने किए। वर्तमान अध्यक्ष नितिन नवीन जी, पूर्व अध्यक्ष नड्डा जी, उससे पहले अमित शाह जी, राजनाथ जी, सबको आपने देखा होगा। कभी आपने सुना कि कांग्रेस का बूथ लेवल वर्कर सम्मेलन हो रहा है, शक्ति केंद्र सम्मेलन हो रहा है, मंडल अध्यक्ष सम्मेलन हो रहा है? करते ही नहीं। कितनी रैलियां की बताइए? अमित शाह जी ने, मोदी जी ने इतनी रैलियां की, कितनी रैलियां की? रैलियां भी बहुत कम करते हैं। याद करिए, सांसदों का शिविर हुआ था, आप वो फोटो याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी लास्ट रो में बैठे थे, हम भी थे उसमें। उन्होंने कहा जो सांसदों को कहना वो अपनी बात कहें, और फिर छोटे छोटे ग्रुप्स में बनाकर भी उनमें मीटिंग हुई। बताइए कभी हुआ कांग्रेस में? भाई तुम काम करते नहीं हो, जमीन पे संगठन के लिए काम करते नहीं हो, सिर्फ विदेश में जाके घूमते रहते हो, फिर विदेशी शक्तियों से कोई एजेंडा लेके आते हो, फिर बयान देके कहते हो कि हम साहब चुनाव नहीं जीते तो इसलिए जो थे वो चुनाव आयोग गड़बड़ है। कहते हैं ना कि हम चुनावी पार्टी नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो सिर्फ 12 महीने चुनाव की तैयारी करती रहती है। देश में क्या हो रहा है, देश में आग लग रही है, देश में बच्चों के भविष्य का क्या हो रहा है, देश में महंगाई का क्या हो रहा है, ये सरकार को नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि चुनाव कैसे जीतना है। हाँ, तो इसीलिए तो मोदी जी ने कहा था वन नेशन वन इलेक्शन। मान लीजिए, झंझट खत्म, 5 साल में एक बार चुनाव होगा, 4.5 साल सब लोग आराम से काम करिए, और कंस्ट्रक्टिव वे में कटुता भी उतनी नहीं रहेगी। हर चुनाव में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा। 4.5 साल ईमानदारी से काम करिए देश के लिए, चाहे विपक्ष में हो या सत्ता, तो वो भी नहीं मानना है। फिर कहना है चुनावी वाली बात, तो हम ये कहते हैं अच्छा चुनाव नहीं तो ये राहुल गांधी जी क्या करे के लिए राजनीति में आए? भजन करने के लिए आए? भाई आपको भी तो चुनाव लड़ना है ना, और चुनाव अपने दम पे आज तक
अखिलेश यादव जी का समर्थन ना हो तो रायबरेली सीट नहीं जीत सकते, और अगर 2/3 मुस्लिम बाहुल्य सीट ना होती तो वायनाड नहीं जीत सकते थे। यानी सुविधा की राजनीति, सुविधा की राजनीति करना। सुविधा की राजनीति क्या होती मैं आपको बताता हूं। जो तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रेटजिस्ट थे 2021 के चुनाव में, प्रशांत किशोर जी, उनका ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान था कि हमारी गिनती 30% से शुरू होती है। 30% का मतलब क्या? 30% मुस्लिम। हर पार्टी के लिए बहुत सुविधाजनक है, मुस्लिम कट्टरपंथी नेताओं से हाथ मिलाओ और वो तुम्हारे लिए थोक विक्रेता का काम करेंगे और तुम्हें वो 30% वोट दिला देंगे। उसके बाद क्या करो, हिंदू समाज में ये फाइंड आउट करो कि उस राज्य में कौन सी 1 या 2 जाति है जो बड़ी संख्या में है, 7%, 8%, 10%। भयंकर जातिवाद की बात करके उसमें जाति में डिवाइड करके 1 जाति या 2 जाति हिंदू समाज की ले लो, फिर वो पूरा का पूरा चंक जो मिनिमम 10% से लेके 30% तक है मुस्लिम वोट, उसको ले लो। फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आराम से बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा। तो ये होती है सुविधा की राजनीति। और फिर क्या करो, दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठ के वो जो अमेरिका से कुछ खबरें छपती हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, अल जजीरा में, राइटर्स में, फिर उसके बारे में लेके एक बयान दिलवाओ, फिर अमेरिका में जाके किसी से बयान दिलवाओ, उससे बयान दिलवाओ और सोचो कि सब कुछ हो जाएगा। ऐसे राजनीति परमानेंट नहीं चलती।